वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 जो कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, अप्लाइड फिजिक्स 1, इसका मार्च 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर कोड है 1903। ये ओल्ड सेमेस्टर सिलेबस यानी जो 2016 से 2018 के बीच में लागू था और फिर कुछ डिप्लोमा की कुछ ब्रांचेस में ये चल रहा है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का इस लेक्चर में सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट करने होते हैं, एक नंबर के 10 क्वेश्चन, और टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन, 12 में से कोई 10 करने होते हैं। आइए हर एक क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। राइट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। राइट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का एसआई प्रणाली में मात्रक लिखिए। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यानी दाब का एसआई मात्रक, प्रेशर को पी से लिखेंगे तो ये दाब का एसआई सिस्टम में यूनिट हम आंसर सीधे सीधे लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को ब्रेक करेंगे और ये मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे दाब का मात्रक हो गया। चाहे इसको लिखें चाहे इसको ये वाला लिखें, दोनों करेक्ट हैं। और इसी को पास्कल कहते हैं, पीए से लिखते हैं। तो ये हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया एसआई सिस्टम में। आता कैसे है इसको नहीं लिखना है जानकारी के लिए। पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल, और इस तरह से हम यूनिट निकाल पाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो यहां से हम केजी को एम से रिप्लेस करेंगे, मीटर को एल से और सेकंड को टी से, और इनकी पावर्स लगा देंगे -1 एंड -2। इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र मिल गया, एम एल पावर -1 टी पावर -2। तो ये दाब का विमीय सूत्र आ गया। 1 का सेकंड क्वेश्चन। इन ए मेजरमेंट 0.025 इंटू 10⁻² मीटर, ये मेजरमेंट रिजल्ट है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। मापन 0.025 इंटू 10⁻² मीटर में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो नंबर 0.025 इंटू 10⁻² मीटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंकों की संख्या। इसको तो पहले सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.5 मीटर आ गया। और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 यानी सार्थक अंकों की संख्या 2 है। दशमलव वाली संख्या में सारे अंक सार्थक अंक होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए ये जो हमारा मेजरमेंट रिजल्ट है इसमें 2 सार्थक अंक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। बिना मल्टीप्लिकेशन किए भी हम कर सकते हैं। 10 की जो पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूडेड नहीं होती हैं, और साथ ही साथ दशमलव के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जहां तक नॉन जीरो नंबर शुरू होता है वहां से सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू होते हैं। इसके बाद अगर जीरो भी आता है इधर राइट साइड में तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जीरो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, और 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक नहीं होती हैं। तो जो बचे हुए अंक हैं 2 और 5 यही सार्थक अंक हैं। इस तरह से हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का थर्ड। पलायन वेग की परिभाषा लिखिए। पलायन वेग की परिभाषा लिखिए। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग, इसको वीई से लिखते हैं। ई का मतलब एस्केप से है, तो एस्केप वेलोसिटी वीई हो गया। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस। मिनिमम वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट विच if any body या at which velocity if any body is projected
द बॉडी गोज बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्थ ग्रेविटी, यानी पृथ्वी तल पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है, इसके वेलोसिटी कहलाता है। तो ये वेलोसिटी होती है, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो अर्थ सरफेस है इसके लंबवत हम ऊपर की ओर फेंकेंगे बॉडी को या किसी पिंड को, वो न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर बॉडी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो वो इसके वेलोसिटी पलायन वेग कहलाता है। तो यही डेफिनेशन हो गई और इसकी वैल्यू हम अर्थ सरफेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। VE = √2GRE और G की वैल्यू 9.8 रखेंगे। RE पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर रखेंगे तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यानी 11.2 किमी पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ये है इसके वेलोसिटी। अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित कोई बॉडी है, यहां h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसको स्केप कराने के लिए हम जो वेलोसिटी देंगे वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। VE' यानी h ऊंचाई पर कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, √2GME/RE+H। तो ये जो हमारा है RE+H, चूंकि h पर इसके वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी तल से उतना ही कम वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड फेंकना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी पृथ्वी तल के गुरुत्वीय क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो ये इसके वेलोसिटी पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर इसके वेलोसिटी घटती है। और इसके अलावा अगर हम किसी और एंगल पर फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ना करके थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो इसके वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाती है। VE at थीटा एंगल = VE/cos थीटा, इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। cos थीटा टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू जानते ही हैं, ये हमेशा लेसर देन 1 या इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। इसलिए जो अदर डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी आएगी हमारी, अदर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी ये थीटा एंगल पर, तो ये वेलोसिटी हमारी ज्यादा आएगी। तो इस तरह से इसके वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट 1 का 4th पार्ट, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। भू स्थिर या भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी भू स्थिर या भूस्थायी या तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल। तो इसका सीधा सा आंसर है, यह पृथ्वी के रेस्पेक्ट में स्थिर रहता है, इसलिए इसका आवर्तकाल 24 घंटे, जो अर्थ का आवर्तकाल होता है 24 आवर्स, इस भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल हो गया। तो सीधे आवर्तकाल लिख देंगे 24 आवर्स या 24 घंटे, आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हाइट एबव अर्थ सरफेस यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा या पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 36,000 किलोमीटर के लगभग, यानी ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, और इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। और चूंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, रोटेट कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। पृथ्वी को आधा से काट देंगे तो भूमध्य रेखा बन जाएगी हमारी ये, और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हो गए हमारे। तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो इस तरह से हमारा जो भू स्थिर उपग्रह है ये भी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाएगा। तो ये भू स्थिर उपग्रह यही है, और ये हमारी जो ऑर्बिट बनेगी वो भू स्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह के चक्रण की क्या दिशा होती है। ध्रुवीय उपग्रह के चक्रण की क्या दिशा होती है।
ध्रुवीय उपग्रह के चक्रण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल, अपवर्ड नॉर्थ पोल है और डाउनवर्ड साउथ पोल। तो ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो गए। इनके लंबवत ये सर्किल मिलेगा और ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहलाता है। भूमध्य रेखा से लगभग 98 डिग्री 98 डिग्री का जो कोण बनता है वो पोलर ऑर्बिट का प्लेन होता है। जो ध्रुवीय कक्षा हमारी भूमध्य रेखा से 98 डिग्री पर होती है, या जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल यानी पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है इससे 8 डिग्री इंक्लाइंड होती है। तो 8 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। तो इस तरह से भूमध्य रेखा से 98 डिग्री पर ये हमारी ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा या उसका प्लेन 98 डिग्री पर मिलता है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 600 से 800 किलोमीटर होती है। इसका आवर्तकाल 96 से 100 मिनट तक होता है और इस ऑर्बिट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा। सूर्य समकालिक या ध्रुवीय कक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्ववृत्त गति में क्रांतिक वेग के व्यंजक का मान क्या होता है? ऊर्ध्ववृत्त गति में क्रांतिक वेग के व्यंजक का मान क्या होता है? यानी व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन? राइट एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्रिटिकल वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में क्रांतिक वेग vc, क्रांतिक वेग यानी मिनिमम वेलोसिटी या लोएस्ट वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है, मास आर रेडियस के पथ पर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर। तो ये हाईएस्ट पॉइंट बी मिला और लोएस्ट पॉइंट सी मिला। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर न्यूनतम वेग जिससे जाने पर कण या पिंड आगे का रास्ता सर्कुलर पाथ पर तय करे, तो यह कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। और इसकी जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। यही फार्मूला लिखना था, वीसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। सिंपली यही लिखने पर एक नंबर मिल जाएगा। और जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पर, एंड टी सी अगर हम लोएस्ट पॉइंट पर आए, यहां पर निम्नतम बिंदु पर, यहां पर वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी ये वेलोसिटी होती है। यहां पर रस्सी में टेंशन, तनाव बल रस्सी में 6 mg के बराबर होता है। m मास ऑफ बॉडी, ये जो द्रव्यमान हमारा गति कर रहा है उसका मास है, 6 mg के बराबर होगा रस्सी में टेंशन। और क्रिटिकल वेलोसिटी के समय रस्सी में टेंशन 0 होगी, TB इक्वल टू 0। तो ये टेंशन की वैल्यू हो गई, ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। ये वेलोसिटी एट हाई लोएस्ट पॉइंट और टेंशन इन रस्सी एट लोएस्ट पॉइंट। इसमें केवल क्रिटिकल वेलोसिटी लिखना था, तो इसी VC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG फार्मूला लिख देंगे, एक नंबर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 7, राइट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। राइट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। विमा समांगता सिद्धांत को लिखिए या विमीय समांगिता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। विमीय समांगिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमीय समांगिता का सिद्धांत, ये क्या है? इन एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट साइड ऑफ इक्वेशन। यानी किसी भी भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष की विमाएं उस समीकरण के दाएं पक्ष की विमाओं के
समान होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन का डायमेंशनल फार्मूला ये इक्वल है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो इस तरह से समीकरण के दोनों पक्षों के विमीय सूत्र आपस में बराबर होने चाहिए। तो यही विमीय समांगीता का सिद्धांत है। इसके अलावा यदि इफ 2 or more terms are added or subtracted in equation then they must have same dimensions और डायमेंशनल फार्मूला। यदि समीकरण में 2 या अधिक पद जोड़े या घटाए जा रहे हैं या जाते हैं तो वे समान विमा वाले होने चाहिए या समान विमीय सूत्र वाले होने चाहिए, तभी उनका जोड़ना या घटाना परमिसिबल है, अदरवाइज वो जोड़े घटाए नहीं जा सकते। यानी समान विमा वाले पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ऐसा विमीय विश्लेषण में मतलब समान विमा वाले ही पद जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ये लिमिटेशन है हमारे पास। यानी असमान डायमेंशन यानी जिनकी विमा समान नहीं है वो पद कभी जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। नेक्स्ट, राइट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध लिखिए। घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध लिखिए। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी यानी घूर्णन गति करते हुए पिंड के बल आघूर्ण टॉ एंड कोणीय संवेग जे में संबंध। तो सीधे संबंध लिख देंगे, dj/dt इक्वल टू टॉ। ये ही रिलेशन है और यही आंसर यहीं तक लिखना है। और ये डेरिवेशन कैसे आया इसको ज्यादा जानकारी के लिए बताया जा रहा है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में कोणीय संवेग J इक्वल टू I ओमेगा, ये फार्मूला होता है। ओमेगा कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dj/dt इक्वल टू d/dt I ओमेगा, और I को बाहर ले लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा d ओमेगा/dt ये कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होता है। d ओमेगा/dt कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होता है। तो इसको लिख लेंगे, I अल्फा या I अल्फा होता है वो टॉर्क के बराबर होता है बल आघूर्ण के। तो dj/dt इक्वल टू टॉर्क बल आघूर्ण के बराबर हो गया। और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे, यदि टॉर्क 0 है, इफ टाउ इक्वल टू 0 dj/dt इक्वल टू 0 यानी j इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक है। इस तरह से किसी पिंड का घूर्णन गति में कोणीय संवेग संरक्षित होता है तभी जब उस पर बाह्य बल आघूर्ण 0 हो या टॉर्क 0 हो। यानी किसी पिंड का घूर्णन गति करते हुए पिंड का यदि बल आघूर्ण 0 हो या बल आघूर्ण 0 हो, टॉर्क 0 हो, तो उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम सदैव संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। इसी को कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण तभी होता है जब घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण 0 हो। नेक्स्ट, 1 का 9 पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए। पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए। डिफाइन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड, लिक्विड और गैस, ये फ्लूइड कहलाते हैं। बाय व्हिच फ्लूइड मिनिमाइजेस इट्स फ्री सरफेस एरिया। यानी पृष्ठ तनाव किसी भी तरल, द्रव या गैस को तरल कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव किसी भी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह यानी तरल अपना मुक्त सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो इस तरह से कोई भी तरल होगा तो वो अपने मुक्त सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। यही जो प्रयास करने की प्रॉपर्टी है ये पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। और इसका न्यूमेरिकल डेफिनेशन देखेंगे, फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी किसी द्रव के मुक्त सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा
की एकांक लंबाई, किसी द्रव के मुक्त सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल, जो कि स्पर्श रेखीय होना चाहिए, यानी उस सतह पर टेंजेंट खींचने पर मिलना चाहिए। तो एकांक लंबाई पर कार्यरत स्पर्श रेखीय बल उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी किसी द्रव के मुक्त सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत स्पर्श रेखीय बल उस सतह का, यानी उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये द्रव का फ्री सरफेस हो गया, जो कि हमारा एयर के टच में है या किसी अन्य सरफेस के टच में नहीं है। तो इस पर हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे। इस काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर, इसकी यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर पर कार्यरत बल, जो भी बल कार्यरत होगा वो कहलाता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इस तरह से काल्पनिक रेखा की लंबाई L है और इस पर फोर्स F लग रहा है, तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन T = F/L, यानी यूनिट ऑफ T, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। इस तरह से न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो kg/s² आ गया, या mt⁻², इसका डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? विश्राम कोण क्या है? विश्राम कोण क्या है? इसको झुकाव कोण भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण या झुकाव कोण। तो वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यानी यहां सिचुएशन समझेंगे। ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हमने दूसरा प्लेन इसके ऊपर थीटा डिग्री पर इंक्लाइन करके रखा है, और इस जो इंक्लाइन प्लेन है इस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी जो इंक्लाइन प्लेन है इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए ये नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देगा ब्लॉक। तो वही है वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यानी अनंत तल का कोण का मान जिसके लिए ब्लॉक नीचे की ओर फिसलना शुरू कर दे, झुकाव कोण कहलाता है। यानी ये फिसलना शुरू करने के बजाय फिसलने और ना फिसलने दोनों के बीच में है, यानी ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। इस सिचुएशन में हम इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं, म्यू = tan थीटा। यानी एंगल ऑफ रिपोज का tan लें तो वो इन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाले घर्षण गुणांक को यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को की वैल्यू देता है। तो ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, यानी घर्षण गुणांक और झुकाव कोण या विश्राम कोण के बीच का संबंध। यहां ये ध्यान रखेंगे कि अबाउट टू मूव का मतलब ब्लॉक ना ही तो स्थिर है ना ही चल रहा है। तो यानी ये थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे नीचे की ओर फिसलने लगेगा, और थोड़ा सा जरा सा एंगल कम करेंगे तो ये रुका रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच की सिचुएशन है रुके हुए और चलने की बीच की सिचुएशन को अबाउट टू मूव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी के 0वें नियम को लिखिए। ऊष्मा गतिकी के 0वें नियम को लिखिए। राइट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी का 0वां नियम। इसमें हम पहले 3 सिस्टम लेंगे, ए बी सी, और ये सिस्टम तीनों ऊष्मारोधी दीवारों से बंधे हुए हैं। तो यानी इनका इन तीनों निकाय का बाह्य वातावरण से संपर्क नहीं है। ये बाह्य वातावरण से ऊष्मा ले नहीं सकते, ना ही ऊष्मा दे सकते हैं। ऊष्मारोधी दीवार से यानी एडियाबैटिक वॉल से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से, और साथ ही साथ ए और बी भी आपस में ऊष्मारोधी दीवार से बंधे हुए हैं। तो यानी ए और बी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन ए और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। बी और सी के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, देन सिस्टम ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ
अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में है तो निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ये 0वां नियम है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बता दें। ऊष्मीय साम्यावस्था, ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या होता है, दो निकायों के बीच में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम्स, यानी ऊष्मीय साम्यावस्था में निकायों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो कब नहीं होगा, जब वो सेम टेम्परेचर पर होंगे, यानी दो निकाय समान ताप पर हैं तो वो ऊष्मीय साम्यावस्था में कहलाते हैं। तो इस तरह से दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है, मतलब उनका टेम्परेचर ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो जाहिर सी बात है ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे, यानी इनके तापमान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यही 0वां नियम है और इस तरह से उसका स्टेटमेंट यानी उसका कथन लिख देंगे फिगर बना के। 1 का लास्ट क्वेश्चन 12, राइट सैबिन्स फार्मूला, गिव द मीनिंग ऑफ लेटर यूज्ड। राइट सैबिन फार्मूला, सैबिन फार्मूला लिखना है, गिव द मीनिंग ऑफ लेटर यूज्ड, जो भी लेटर उसमें यूज हुए हैं उनकी मीनिंग लिखनी है, यानी उनका नेम लिखना है। सैबिन्स के का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेत अक्षरों का अर्थ बताइए। सैबिन फार्मूला, सैबिन का सूत्र, सैबिन फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम, यानी अनुरणन काल के लिए सैबिन का सूत्र। सैबिन फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम, अनुरणन काल के लिए सैबिन का सूत्र T = 0.165 V अपान समेशन या सिग्मा AS, जहां V ये तो फार्मूला हो गया हमारा सैबिन फार्मूला, और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका नाम लिखना है तो वो लिख लेंगे। V = वॉल्यूम ऑफ हॉल और रूम, यानी कमरे या हॉल का आयतन। सिग्मा AS, सिग्मा AS है A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस एंड सो ऑन AN SN, यानी जो हॉल है या रूम है, टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ रूम या हॉल, यानी कमरे में कुल अवशोषण, और इसकी यूनिट है OWU ओपन विंडो यूनिट। OWU का मतलब ओपन विंडो यूनिट। ये इसके पदों में हमारा कुल एब्जॉर्प्शन, टोटल एब्जॉर्प्शन लिखा रहना चाहिए। और ए स्मॉल ए क्या है, अवशोषण गुणांक, यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, सतह का अवशोषण गुणांक। एंड एस कैपिटल एस इज एरिया ऑफ सरफेस, यानी सतह का क्षेत्रफल। कमरे में जितनी सतहें हैं उन सब का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और उनके अवशोषण गुणांकों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सिग्मा AS आ जाएगा। और कुल अवशोषण की वैल्यू OWU के पदों में यहाँ रखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ रूम, तो ये हमारा रिवर्बरेशन टाइम, अनुरणन काल निकल जाएगा। तो ये केवल इसमें रिवर्बरेशन फार्मूला लिखना था, सैबिन फार्मूला। एंड जो टर्म्स हैं, T क्या है, रिवर्बरेशन टाइम, V वॉल्यूम ऑफ रूम और हॉल, सिग्मा AS कुल अवशोषण, टोटल एब्जॉर्प्शन, ये सब लिख के ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।